हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, डिस्कशन मेथड से रिलेटेड ये हमारी तीसरी वीडियो है, अर्थात हमारी तीसरी क्लास है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में आप जान चुके हैं डिस्कशन मेथड के कॉन्सेप्ट के बारे में, इसकी डेफिनेशंस के बारे में, और इसके साथ ही आपने लास्ट पार्ट 2 में इसके बारे में देखा, इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं, अर्थात इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो विचार विमर्श विधि अर्थात किसी टॉपिक या किसी प्रकरण पर या किसी भी समस्या के हल निकालने के लिए जब आपस में लोग बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं विचार विमर्श करना। और जब आप एज अ टीचर इस मेथड को प्रयोग में लेते हैं अपनी क्लास में बच्चों को किसी भी टॉपिक का ज्ञान देने के लिए, तब ये कहलाती है विचार विमर्श विधि। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसके कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं कि इसमें किस तरह से काम किया जाता है या ये विचार विमर्श विधि अर्थात है क्या, ये इतना जान चुके हैं, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इससे होने वाले लाभ या इसके उपयोग या इसके गुणों के बारे में। तो चलिए हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विचार विमर्श विधि के गुण क्या हैं, उपयोग क्या है, या इसके प्रयोग करने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है इसमें, ये क्या है, पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रोसेस है ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। किस तरह से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है स्टूडेंट्स? मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान ने ही हमें बाल केंद्रित शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा, या बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देने वाला मनोविज्ञान ही था। मनोविज्ञान ने ये कहा कि जो भी शिक्षण विधियां होनी चाहिए वो बाल केंद्रित हों, अर्थात हमने बालक के रुचि को ध्यान में रख करके, बालक की आयु को ध्यान में रख करके, बालक की आवश्यकता, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता को ध्यान में रख करके फिर किसी एक शिक्षण विधि का चुनाव करना है। अब हमने इसे ये कहा कि ये विधि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में सामने आती है। आप इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी लिख सकते हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल मेथड भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रक्रिया ही लिखना है आपने इसको, आप इसको मेथड भी लिख सकते हो, ठीक है। लिख ही देती हूँ, लिख सकते हो क्या, वो लिख ही दिया, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल किस तरह से है ये मेथड? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने ये कहा, मनोविज्ञान ये कहता है कि आपकी जो भी शिक्षण विधि हो उसमें आप बालक की योग्यता, क्षमता, गुण, उसके जो भी हैं, उसकी आयु, उसकी क्षमता और इसके अलावा उसकी रुचि का ध्यान रखते हुए फिर आप शिक्षण विधि का चयन करें। अब यहाँ पे जो समस्या ली जाती है विचार विमर्श विधि के लिए, जो प्रकरण लिया जाता है, जो टॉपिक लिया जाता है, उसके चुनाव के समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। अर्थात जो समस्या हो, जो टॉपिक हो, जो प्रकरण हो विचार विमर्श विधि के अंतर्गत लिया जाने वाला, वो ऐसा हो जो बालक की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी आयु, उसकी क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। तो मनोविज्ञान ऐसा करने के लिए कहता है, और अगर समस्या के चयन में ये सब कुछ किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये मेथड कैसा हुआ, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करने वाला मेथड हुआ, अर्थात ये विधि, ये मेथड पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक मेथड कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका सबसे पहला गुण हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे गुण की ओर। मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक।
स्कूल टू डेवलप मेंटल पावर्स। अब ये जो विचार विमर्श विधि है ये किस तरह से मानसिक शक्तियों का विकास करती है स्टूडेंट्स। मानसिक शक्तियां क्या होती हैं, यानी मानसिक रूप से किसी भी बच्चे को सोचने के लिए हम जिज्ञासु बना दें या तत्पर कर दें, या उसको सोचने की, चिंतन मनन करने की, तर्क चिंतन करने की पावर्स उसकी जो है वो जागृत कर दें, तो ये होती है मानसिक शक्तियां। अब विचार विमर्श विधि किस तरह से बच्चों में मानसिक विकास में या मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होती है, तो इसे जान लेते हैं स्टूडेंट्स। बच्चा, इसके अंतर्गत आपने स्टेप्स पढ़े थे कि सबसे पहले क्या किया जाता है, समस्या की प्रस्तुति या फिर जो उद्देश्य हैं उनको स्पष्ट किया जाता है, फिर योजना निर्माण व तैयारी की जाती है, उसके बाद हमने देखा था योजना का क्रियान्वयन किया जाता है और फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है, यही चीजें थी। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि आप इसको छोटे लेवल पर, उसके बड़े लेवल पर दोनों रूप से प्रयोग में ले सकते हो। अगर आप एक छोटे लेवल पर अर्थात अपनी क्लास में इसका प्रयोग करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, या बड़े लेवल पर जहाँ पे आप अध्यक्ष को बाहर से बुलाते हैं, समूह के सदस्य अर्थात जो पैनलिस्ट्स होते हैं वो बाहर से आते हैं, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो श्रोतागण है, ऑडियंस है, वो दोनों ही सीन, जब भी आप दोनों में से कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे छोटे स्केल पे चाहे बड़े स्केल पे विचार विमर्श विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों में ही आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो श्रोतागण हैं, वो कौन होंगे, वो होंगे आपके विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्टूडेंट बैठ करके, ऑडियंस बैठ करके सुनेगी, जो हमारे स्टूडेंट्स पूरे विचार विमर्श का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो सारी की सारी बातचीत चलेगी, वार्ता चलेगी, उसे बैठ करके श्रवण करेंगे, उसे सुनेंगे। तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो श्रोतागण या जो ऑडियंस होती है वो क्वेश्चंस भी पूछती है, उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको जहाँ पे भी जो चीज़ समझ में नहीं आई है, उनके पास ये राइट रहता है कि विचार विमर्श होने के बाद वो अपने क्वेश्चन पैनलिस्ट से पूछ सकें, समूह के सदस्यों से पूछ सकें। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर समूह के सदस्य उनका आंसर नहीं दे पाते क्वेश्चंस का, तब अध्यक्ष इसका आंसर देता है, बताया था ना मैंने आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चंस माइंड में कैसे आएंगे, जब हम बैठ करके सुनेंगे, है ना। तो यानी सुन करके समझेंगे, और समझ करके जो चीज समझ में नहीं आएगी फिर हम उससे अपने जो है क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। बच्चे ऐसे ही करेंगे ना, ऑडियंस ऐसे ही करेगी, विद्यार्थी तो है ऑडियंस, श्रोतागण। तो यहाँ पे भी जब बच्चे उसको सुनेंगे तो सुन करके समझेंगे, तो क्या होगा, क्या मानसिक शक्तियों का प्रयोग नहीं होता समझने में, समझने में पूरी तरह से मानसिक शक्तियों का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद तर्क लगाएंगे, अपना अपना चिंतन करेंगे उस पर, जो भी वो पैनलिस्ट बोल रहे हैं, समूह के सदस्य बोल रहे हैं, अगर उनको वो एक्सेप्टेबल होगा तो वो उसको ऐसे ही आत्मसात कर लेंगे। और अगर उनको ये लगेगा कि नहीं, जैसा कि बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है, तब क्या होगा, तब वो इसके अपोजिट बोलेंगे ना, ऐसा कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आप ऐसा नहीं बता सकते, या हमारा ये सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो ये क्यों होता है, प्लीज बताइए, लास्ट में पूछ सकते हैं ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं होता, ये सब के लिए तो बच्चे को पूरी तरह से तर्क चिंतन मनन उस बात पे करना पड़ेगा जो कि समूह के सदस्यों के द्वारा की जा रही है। तो इस तरह से ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है कि इससे बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रजातांत्रिक मूल्य अर्थात प्रजातंत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रजातंत्र होता है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, हमें पता है। प्रजातंत्र अर्थात इसमें
जो प्रजा है वो सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पे प्रजा क्या है, विद्यालय में प्रजा कौन सी होती है, विद्यार्थी जो है वो प्रजा है। अर्थात यहाँ पे जब मनोवैज्ञानिक विधि है ये, या एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ये, कि इसमें जो भी काम किया जाता है, जो भी समस्या टॉपिक का चयन किया जाता है, उसमें बालक की रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके ही उसका चुनाव किया जाता है। अर्थात जो स्टार्टिंग का पहला बिंदु है जहाँ पे हमने समस्या का चुनाव करना है, टॉपिक का, प्रकरण का सिलेक्शन करना है, उस टाइम से ही बच्चे को सर्वोपरि रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्य, अर्थात प्रजा का सर्वोपरि होना। तो यहाँ पे विद्यालय में, क्योंकि प्रजा क्या है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी ही तो सर्वोपरि है। प्रजातांत्रिक मूल्य अर्थात ये जो पूरा का पूरी जो मेथड है वो पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक मेथड है। अर्थात इसमें सर्वोपरि कौन है, केंद्र में कौन है, बालक है। तो ये बालक पर ही पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। बालक के लिए ही ये विधि जो है वो उपयोगी साबित हो, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। तो ये विधि क्या करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है बालक में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है वो है अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक। गुड हैबिट्स किस तरह से बच्चे में आ जाती हैं, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। किस तरह से गुड हैबिट्स आ जाती हैं बच्चे में, तो सबसे पहले तो बच्चे में गुण आता है श्रवण का, सुनने का, क्योंकि श्रोतागणों में या ऑडियंस में कौन बैठा है, विद्यार्थी बैठे हैं सुनने के लिए टॉपिक के बारे में या समस्या के बारे में। तो वो धैर्यपूर्वक सुनना जो है वो उनमें आ जाता है। ये एक अच्छी आदत है, धैर्यपूर्वक सुनना, पेशेंस रख के सुनना। ये आप सभी जानते हैं, ये गुण प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। उसको ऐसे कहते हैं ना कि हमें ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए, अच्छी आदत मानी जाती है। तो इस तरह से बच्चे में धैर्यपूर्वक सुनने का गुण आ जाता है। और इसके साथ ही बालक क्या करता है, विचारों को धैर्यपूर्वक सुनता है, उन पर चिंतन मनन करता है, अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तर्क लगाता है और उसके बाद प्रश्न पूछता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछने में भी प्रजातांत्रिक मूल्य हो जाएंगे। प्रजा सर्वोपरि है, अगर उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो प्रश्न पूछ सकती है, तो भी तो प्रजातांत्रिक मूल्य ही हो गए हैं। और यहाँ पे भी वही चीज़ है, अच्छी आदतों का बच्चे में विकास हो पाएगा, बच्चा अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको पूछ सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से धैर्यपूर्वक सुनना, इसके साथ ही विचारों पर चिंतन मनन करना, फिर उनका एक निष्कर्ष निकालना, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो उसके बाद अपने प्रश्न अच्छे से पूछना और उसको फिर आपने आंसर्स के लिए जो है वो उसको फिर ध्यानपूर्वक आंसर्स को भी सुनना। ये किस में आएगा, ये अच्छी आदतों में ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा बिंदु है नेतृत्व का प्रशिक्षण। नेतृत्व का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप का मीन्स क्या है बच्चों यहाँ पे, अब मान लीजिए आपने बाहर से समूह के सदस्य बुलाए हैं, अपने विषय के अधिकारी बुलाए हैं, जो भी समस्या है, जो भी टॉपिक है, उसके बहुत ही बड़े जो विद्वान व्यक्ति है उनको समूह के सदस्यों के रूप में बुलाया है। आपने एक बहुत अच्छा अध्यक्ष जो है वो इन्विटेशन उनको दिया है। अब आप ये देखिए, ये सब जब बच्चा बड़े स्केल पर इस विचार विमर्श को देखेगा तो बच्चा क्या उससे बहुत कुछ नहीं सीखेगा, डेफिनेटली सीखेगा। उसमें भी लीडरशिप के गुण आएंगे। वो भी ये चाहेगा कि जिस तरह से समूह के सदस्य किसी भी समस्या या टॉपिक पर अपनी जो भी उनको नॉलेज है वो हमें दे रहे हैं,
तो वो उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। वो भी ये चाहेंगे कि एक दिन हम भी इनकी तरह बने, चाहे वो फिर अनुदेशक हो यानी इंस्ट्रक्टर हो, और अगर इंस्ट्रक्टर के रूप में आप हो तब भी वो ऐसा चाहेंगे, चाहे वो अध्यक्ष है, चाहे वो समूह के सदस्य हैं, तो वो उन सबसे लीडरशिप किस तरह से करनी है, कैसे सबका नेतृत्व करना है एज अ लीडर, उनमें वो गुण आ जाएंगे, देख करके ही आ जाएंगे। और अगर आप छोटे स्केल पर करा रहे हो इसे, अर्थात आप अपने विद्यालय में या अपनी कक्षा में इसका आयोजन कर रहे हो, तो वहाँ पे तो फिर बालक वैसे भी सर्वोपरि है, बालक को भी आप मौका दोगे कि वो भी टॉपिक से संबंधित या समस्या से संबंधित कुछ भी बोलना चाहता है तो वो भी बोल सकता है वहाँ पे। तो इस तरह से बच्चे में कैसे गुण आएंगे, नेतृत्व के अर्थात लीडरशिप के जो गुण बच्चे में होने चाहिए वो स्वतः ही आ जाएंगे। ये भी इसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु है स्वतंत्र चिंतन एवं आत्माभिव्यक्ति का अवसर। स्वतंत्र चिंतन एवं आत्म अभिव्यक्ति का अवसर। अभी मैंने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, ऊपर वाले पॉइंट में ही, नेतृत्व का प्रशिक्षण में, कि बालक को भी इसमें मौका मिलेगा। स्वतंत्र चिंतन अगर बड़े स्केल पे हो रहा है, उसको सुनना है तो सुन करके क्या करना है, चिंतन मनन करना है। स्वतंत्र चिंतन है, अगर उसको कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है तो वह सवाल पूछ सकता है कि ये चीज़ मैंने तो ऐसे पढ़ी है, तो आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में बताएंगे, ये जो आप बता रही हैं इसको डिटेल में बता दें। तो उसके पास ये स्वतंत्रता है कि वो अपना सवाल पूछ सकता है। आप वो जो भी बोला जा रहा है वो उस पर चिंतन मनन तर्क लगा करके जो भी उसको कंक्लूजन लगता है उस तक पहुंच सकता है। और इसके साथ ही आत्म अभिव्यक्ति यानी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, चाहे वो अभिव्यक्ति स्टेज पर आकर के प्रस्तुतिकरण करने से संबंधित है, अर्थात अगर वो समस्या या टॉपिक के बारे में अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो वो दे सकता है। वो भी अपनी जो भी उसकी सोच है या जो भी उसका दृष्टिकोण है, जो भी उसके विचार हैं उस समस्या या टॉपिक के संबंध में वो भी उनको प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह से उसको पूरा मौका मिलेगा, और प्रश्न पूछना है तो भी उसका पूरा मौका मिल रहा है आत्म अभिव्यक्ति करने का, अपने मन की बात कहने का। तो इस तरह से इस यहाँ पे इसका एक गुण या इसका एक उपयोग या इसका एक लाभ ये भी है कि इसमें बालक को स्वतंत्र चिंतन और आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त हो जाता है, जो जिससे कि बालक में बहुत सारे अन्य गुण आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिंदु है प्रेरणा। प्रदान करने में सहायक, प्रेरणा प्रदान करने में सहायक। प्रेरणा मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन प्रदान करने में या मोटिवेशन देने में ये किस तरह से हेल्पफुल होती है ये विचार विमर्श विधि। तो देखिए, बच्चे प्रेरित यानी मोटिवेट हों, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है लीडरशिप की, उसी तरह से बच्चों को यहाँ पे पूरी तरह से सीखने को मिलेगा। बच्चे मोटिवेट होंगे कि जिस तरह से किसी भी समस्या या टॉपिक पर ये समूह के सदस्य इतनी नॉलेज रखते हैं कि हम इनसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये हमारे प्रश्नों का हल अर्थात हमारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमको दे रहे हैं, अर्थात इनको इसके बारे में इतनी नॉलेज है ना, तो हम भी इनकी तरह ही ऐसे ही बनेंगे, प्रेरित होंगे अंदर से, और ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं ये जो टॉपिक होगा या जो समस्या होगी उसके बारे में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे कि आखिर ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ। तो उनके अंदर से जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न होगी और इसके साथ ही वो मोटिवेट होंगे और ज़्यादा जानने के लिए या और अच्छे से जानने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बिंदु है वो है सामूहिक निर्णय।
सामूहिक निर्णय। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें लास्ट में इन द लास्ट एक सामूहिक निर्णय लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष क्या करता है, पूरा टाइम वो वैसे तो अपना रोल प्ले किस रूप में करता है, अध्यक्ष जो है वो सारी की सारी जो भी चर्चा चलती है, जो भी विचार विमर्श चलता है उसको ध्यान पूर्वक सुनता है और बीच में वो कहाँ बोलता है, बीच में अगर उसके कहीं पे इंटरफेयर करने की ज़रूरत होती है, यानी जो बातचीत करते हुए अगर वो जो किसी का रूप उग्र हो जाता है, कोई आलोचना करने लगता है, तो वहाँ पे वो शांति स्थापित करने का काम करता है, अर्थात मध्यस्थता का काम करता है जो अध्यक्ष होता है। और अगर ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई ऐसा सीन ही क्रिएट नहीं होता है कि उसे बोलना पड़े या उसको अपने जो है वो शांति स्थापित ही रहे, शांति भंग ही ना हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो उसका काम है कि उसने पूरे के पूरे जो भी सेशन है उसको सुनता है और उसके बाद वो लास्ट में निर्णय सुनाता है। और ये जो निर्णय लिया जाता है वो केवल मात्र अध्यक्ष के द्वारा नहीं लिया जाता है स्टूडेंट्स, उसमें वो सामूहिक निर्णय होता है अध्यक्ष के द्वारा। तो उसको क्या किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष क्या करेगा, उसको अनाउंस किया करेगा, लेकिन जो निर्णय है वो सामूहिक रूप से लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे में सामूहिक निर्णय लेने का गुण भी आ जाता है। अब सामूहिक निर्णय मतलब हमें क्या करना है, अपनी बात के साथ बाकी जनों की बात को सुन करके फिर एक पॉइंट पर पहुंचना है या एक जैसे डिसीजन तक पहुंचना है। तो एक बहुत अच्छा गुण होता है अगर बालक में ये गुण आ जाए तो, ठीक है, बहुत अच्छा गुण है अगर बालक में ये आ जाता है तो। सामूहिक निर्णय लेने में अगर हम सक्षम हैं, अगर हम अपने ग्रुप के साथ मिलकर के चल सकते हैं, अपने विचारों को उनके विचारों से मैच कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम में ये बहुत अच्छा गुण है। तो ऐसा गुण बालक में अपने आप से ही स्वतः ही आ जाता है ग्रुप डिस्कशन मेथड से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये हैं इसके गुण, उपयोग या इसके लाभ। एक बार इसको दोबारा से सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक विधि है या एक प्रोसेस है, ये मानसिक शक्तियों के विकास में सहायक होती है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सहायक होती है, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है ये विधि, नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करती है, स्वतंत्र चिंतन एवं आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है इससे, प्रेरणा प्रदान करने में ये सहायक है और सामूहिक निर्णय लेने में सहायक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कशन मेथड के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी डिस्कशन मेथड अर्थात विचार विमर्श विधि से संबंधित अभी हमारे सीमाएं रह गई हैं, अर्थात सिक्के का एक पहलू हमने पढ़ लिया है, हमने इसके कॉन्सेप्ट, इसके गुणों को जान लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सिक्के के दूसरे पहलू अर्थात इसके जो दोष हैं या इसकी सीमाएं हैं उन पे चर्चा करेंगे और साथ में ही पढ़ेंगे कि इन जो भी हम सीमाएं पढ़ेंगे, कमियां पढ़ेंगे, दोष पढ़ेंगे, उनको दूर किस तरह से किया जा सकता है, अर्थात इसके सुझाव सजेशंस की बात करेंगे कि किस तरह से हम इस मेथड को अच्छे से प्रयोग में ले सकते हैं, पूरी तरह से इसका अच्छे से प्रयोग हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। अब ये जो हमारा मेथड है वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और अगर सामान्य सा इसका अर्थ निकालना चाहें तो वो क्या निकलता है कि बातचीत करना, सामूहिक ढंग से बातचीत करना, किसी एक टॉपिक या समस्या पे अपना विचार प्रकट करना एक एक करके सबके द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, विचार विमर्श कहलाता है, चर्चा कहलाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इस मेथड को हमने कैसे जाना कि शिक्षा के क्षेत्र में इसको कैसे उपयोग में लिया जा सकता है या इसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है। स्टेप भी मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से इसके स्वरूप के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य होते हैं वो भी बताए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जो मेथड रहता है और इस मेथड का ज़्यादातर प्रयोग सभी विद्यालय या महाविद्यालयों में किया जाता है किसी एक समस्या पर। तो बस इससे रिलेटेड अब दोष रह गए हैं, सीमाएं रह गई हैं और सुझाव रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ने वाले हैं।
सो थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू।